गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने ऊर्जा की बात करी थी और उसमें पहले हमने गतिज ऊर्जा पढ़ ली थी, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा व कार्य में संबंध, कार्य ऊर्जा परिमाण जिसको बोलते थे, वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं आज पहले, उसके बाद हम स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। न्यूमेरिकल ये है कि एक कार व ट्रक जिनकी गतिज ऊर्जा समान है, एक कार व ट्रक की गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा समान है। एक कार और ट्रक की गतिज ऊर्जा समान है, ठीक है ना। कार का द्रव्यमान कम होता है, ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा होता है। गतिज ऊर्जा समान है। समान बंधन बल लगाकर रोकने के लिए जो विपरीत दिशा में बल लगाया वो बंधन बल, ब्रेक लगाए गाड़ी के और कार के और ट्रक के, समान बंधन बल लगाकर, वो बंधन बल समान था, समान बंधन बल लगाकर दोनों को रोका जाता है, लगाकर रोका जाता है। कार को भी रोक रहे हैं और ट्रक को भी रोक रहे हैं। समान बंधन बल लगाकर रोका जाता है। एक कार और ट्रक की गतिज ऊर्जा समान है, समान बंधन बल लगाकर रोका जाता है। रुकने में दोनों द्वारा, रुकने में दोनों द्वारा तय की गई दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए। तय की गई दूरी में, ब्रेक लगाने के लिए हमने ब्रेक लगाए दोनों पे समान टाइम पे, ठीक है ना। बल बंधन बराबर लगा तो पहले कौन जाके रुकेगा, या दोनों समान दूरी पे जाके रुकेंगे, या जो भी होगी स्थिति वो हमें ज्ञात करनी है। दोनों रुकने में दोनों द्वारा तय की गई दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। दोनों में संबंध ज्ञात करना। सवाल समझ में आ गया। एक कार व ट्रक की गतिज ऊर्जा समान है, समान बंधन बल लगाकर दोनों को रोका गया है और रुकने में दोनों द्वारा तय की दूरी में संबंध ज्ञात करना है, ठीक है ना। माना कि जो कार है वो S1 दूरी तय करके रुकती है और ट्रक S2 दूरी तय करके रुकता है, ऐसा मान लेंगे। माना अब इसका सॉल्यूशन देखो, कार का द्रव्यमान m1 मान लेते हैं और ट्रक का द्रव्यमान m2 है। माना कार व ट्रक के द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है। प्रारंभिक वेग u1 व u2 से गतिशील है। कार जो है वो u1 वेग से गतिशील है और ट्रक जो है वो u2 वेग से। बोला दोनों की गतिज ऊर्जा समान है तो मैं बोलूंगा कार की गतिज ऊर्जा 1/2 m1 u1 स्क्वायर बराबर ट्रक की गतिज ऊर्जा 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ये कार की गतिज ऊर्जा होगी और ये ट्रक की गतिज ऊर्जा होगी, एक दूसरे को काट देंगे। क्या से अगर मैं m1/m2 का मान ज्ञात करना चाहूं तो m1/m2 हो जाएगा बेटा आपका u2 स्क्वायर u1 स्क्वायर। समीकरण संख्या, ये तो बात हुई गतिज ऊर्जा की। जब दोनों की गतिज ऊर्जा समान हो तो ये कंडीशन आएगी, उनके द्रव्यमानों का अनुपात ये होगा। अब दूसरा कह रहा है कि समान बंधन बल लगाकर रोका गया, ठीक है। कि मान लो बंधन बल जो लगाया F वो समान था। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से कार के लिए जो बंधन बल होगा, कार के लिए बंधन बल, कार का द्रव्यमान m1 त्वरण a1, विपरीत दिशा में तो -a1, बंधन बल को निर्देशित किया आपने F से, तो सूत्र होगा m1 * -a1 अर्थात F बराबर -ma1 m1 a1। समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार हम ट्रक का बंधन बल ज्ञात करेंगे। ट्रक के लिए बंधन बल, ट्रक के लिए बंधन बल ट्रक के लिए बंधन बल समान है, इसलिए F से निर्देशित कर देते हैं। दोनों के लिए बंधन बल समान है ना, उसको F से निर्देशित करते हैं। ट्रक का द्रव्यमान m2, उसका त्वरण -a2, तो मान कितना हो गया F बराबर -m2a2। समीकरण संख्या 3, ठीक है। इन दोनों को बराबर कर लो F, तो यहां से एक संबंध आ गया -m1। समीकरण 2 व 3 से
2 व 3 से हमारे पास एक मान आया f बराबर f, तो माइनस m1 a1 बराबर माइनस m2 a2, माइनस से माइनस कट गया अर्थात m1 बटा m2 बराबर a2 बटा a1। समीकरण संख्या 4, समीकरण संख्या 4। अब उसके बाद देखो, रोक रहे हैं भैया, रोक रहे हैं तो अंतिम वेग शून्य होगा। ठीक है, तो गति की तीसरी समीकरण से, गति की तीसरी समीकरण से या मैं बोलूं कि कार जो है वो s1 दूरी तय करके रुकती है और ट्रक s2 दूरी तय करके रुकता है। ऐसा लिख लो पहले, माना कार s1 दूरी तय करके रुकती है वह ट्रक s2 दूरी तय करने के बाद रुकती है। कार जो है वो s1 दूरी तय करके रुकती है, वह ट्रक s2 दूरी तय करने के बाद रुकता है या रुकती है, छोटी है। तो गति की तीसरी समीकरण से, गति की तीसरी समीकरण से, तीसरी समीकरण से, गति की तीसरी समीकरण क्या कहती है बेटा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जब ट्रक या कार रुक जाएगा, जैसे कार की बात करें, पहले हम किसकी बात करें, कार की, तो कार के लिए तो अंतिम वेग शून्य, प्रारंभिक वेग कितना था u1 स्क्वायर प्लस 2a, त्वरण कितना था उसका माइनस a1 इंटू दूरी कितनी तय करने के बाद रुकता है s1। स्क्रॉल कर लो, 0 बराबर u1 स्क्वायर माइनस 2a1 s1। यहां से अगर मैं s1 की वैल्यू ज्ञात करना चाहूं तो पहले इसको इधर लाऊंगा, 2a1 s1 बराबर u1 स्क्वायर, अर्थात s1 बराबर u1 स्क्वायर बटा 2a1, समीकरण संख्या 5। इसी प्रकार अगर अपन ट्रक के लिए करेंगे तो ट्रक के लिए कंडीशन क्या आएगी, s2 बराबर u2 स्क्वायर बटा 2a2, समीकरण संख्या 6। s1 बटा s2 ज्ञात कर दो, 5 में 6 का भाग दे दो, s1 बटा s2 बराबर u1 स्क्वायर बटा 2a1, 2 से 2 कट जाएगा, s1 u1 स्क्वायर बटा u2 स्क्वायर गुणा a2 बटा a1। और अब आपको कुछ नहीं करना, u1 स्क्वायर बटा u2 स्क्वायर, u1 स्क्वायर बटा u2 स्क्वायर, इसको उल्टा कर दो, m2 बटा m1, और a2 बटा a1 कितना है, m1 बटा m2। मान रखो s1 बटा s2 बराबर u1 स्क्वायर बटा u2 स्क्वायर, यहां से कितना जाएगा, m2 बटा m1, इसको लिख लेंगे m2 बटा m1 गुणा a1, a2 बटा a1 आपके पास है m1 बटा m2, ये मान आपके पास है m1 बटा m2। देखो m1 से m2, m1 कटा m2 से m2, अर्थात s1 बराबर, दोनों समान दूरी तय करने के बाद रुकेंगे। संबंध आया बेटा आपका कि ट्रक और कार दोनों समान दूरी तय करने के बाद ही रुकेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल था, लॉजिकल था। वैसे हमारे दिमाग में ये आता है कि ट्रक जो है ना वो जल्दी रुक जाएगा, कार ज्यादा दूरी तय करके रुकेगी, ऐसा सोचते हैं अपन, बट इस स्थिति में हमारे पास ये कंडीशन आई। अब हम बात करेंगे बेटा स्थितिज ऊर्जा की, उसके प्रकार भी पढ़ेंगे और स्थितिज ऊर्जा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा। हमारा अगला टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी ऊर्जा। ठीक है, पहले हमने गतिज ऊर्जा की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, इसको यू से निर्देशित करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को यू से निर्देशित करते हैं। देखो कई सारे प्रकार पड़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के। वस्तु की स्थिति या उसके विन्यास के कारण, उसकी वस्तु की स्थिति या उसका विन्यास बदलना हो, उसमें जो कार्य होगा वो कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास, यदि किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास में परिवर्तन होता है,
स्थिति या विन्यास में परिवर्तन होता है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य या वस्तु पर किया गया कार्य, तो वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वस्तु पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यह भी अदिश राशि है, इसका मात्रक नियम भी वही होगा जो कार्य का है, ठीक है ना, सारी चीजें वो की वही है, पास मोटम की। इसके प्रकार, पहला जैसे प्रकार हम बात करें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। दूसरा प्रकार प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्प्रिंग के लिए पढ़ेंगे हम। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया, स्थितीय विन्यास बदला, उसमें जो कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, उसको हम पढ़ेंगे। प्रत्यास्थ स्प्रिंग को संपीड़ित करते हैं या उसको विस्तारित करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो कार्य होगा वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा अलग अलग स्थितियों में। तीसरा विद्युत स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों के कारण होगी, 12वीं क्लास में सीखेंगे। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ये भी हम 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, यह भी हम 12वीं क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम कुछ प्रकार पढ़ते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों 12वीं क्लास में, ये दोनों अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा वो भी हो सकती है, कई प्रकार हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रकार हमारा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। पहले हम बात करेंगे बेटा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, देखो जनरल बात है, जब m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाते हैं, मान लो ये सतह है, या एक सतह है, इस सतह से m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया हमने, यहां तक, ये ऊंचाई कितनी है h ऊंचाई तक इसको ऊपर की तरफ उठाया, तो क्या मुझे बल के विरुद्ध, mg के विरुद्ध कार्य करना होगा। मुझे इसको उठाने के लिए कम से कम कितना बल चाहिए, जितना इसका mg है, जितना इसका mg से कम बल लगाऊंगा तो इसको मैं नहीं उठा पाऊंगा। मुझे कम से कम कितना बल चाहिए इसको उठाने के लिए, mg, तो मुझे mg बल चाहिए ऊपर उठाने के लिए, कितनी हाइट तक लेके जा रहा हूं, h तक, तो कार्य कितना होगा, w, बल इंटू विस्थापन, विस्थापन h। बल कितना हमने लगाया ऊपर की तरफ उठाने में, इसको mg, ठीक है ना, mg तो कम से कम लगाना होगा, ज्यादा हम लगा सकते हैं, तो mg बल हमने ऊपर उठाने के लिए लगाया, विस्थापन कितना हुआ h, तो mgh कितना हो गया आपका कार्य, इसको h ऊंचाई तक ले जाने में कार्य हुआ mgh, और ये कार्य w है, वही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, u। कैसे लिखोगे, देखो आपको लिखना है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाना है तो न्यूनतम mg बल ऊपर की तरफ लगाना होगा, कम से कम mg बल लगाना होगा, और इस बल के द्वारा किया गया कार्य W बराबर mgh होगा, और वही इस वस्तु में स्थितिज, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हमें यह पता चल गया कि h ऊंचाई पे स्थितिज ऊर्जा कितनी है, mgh, स्थितिज ऊर्जा कितनी है बेटा, mgh। अगर वापस इसको मैं यहां से नीचे छोड़ू, स्वतंत्रता पूर्वक गिरो, वस्तु वही है, m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई से नीचे गिराया, तो यहाँ पे आपकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, जैसे वो नीचे आएगी तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होना शुरू होगी, पृथ्वी की सतह पे पहुंचते पहुंचते माना उसका वेग v हो गया, तो सारी की सारी ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी 1/2 mv²। जैसे m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, तो उस स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब गिराते हैं उससे पहले, तो जैसे ही हम नीचे गिराते हैं वस्तु नीचे आती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होने लगती है, और सतह पे पहुंचते पहुंचते उसका वेग v हो गया, तो कुल ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है 1/2 mv² में। और ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं u बराबर k, u बराबर क्या हुआ
U का मान कितना है mgh, K का मान कितना है बेटा 1/2 mv स्क्वायर, क्या m से m घटा 2gh को उधर ले जाओ तो v स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास 2gh, तो v का मान कितना आया √2gh। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग का सूत्र होता है h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का वेग पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई से, पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु का स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का अंतिम वेग v बराबर √2gh होता है, v बराबर √2gh होता है, जहां g गुरुत्वीय त्वरण है और h का मान कितना है जो भी जितनी ऊंचाई से हम गिरा रहे हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का कांसेप्ट दिमाग में आ गया बेटा। अब हम बात करेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग के लिए। उसके लिए पहले आपको हुक का नियम आना चाहिए थोड़ा सा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा अगला टॉपिक आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, दूसरा प्रकार प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा देखो पहले हम पढ़ते हैं इसमें हुक का नियम, हुक्स लॉ। इस नियम के अनुसार स्प्रिंग की बात करेंगे या कोई तार की बात करते हैं तो स्प्रिंग को हम कितना कंप्रेस कर सके या कितना उसको विस्तारित कर सकते हैं, ठीक है ना, तो प्रत्यास्थ सीमा बोलते हैं। हमें स्प्रिंग को इतना ही कंप्रेस करना है, इतना ही उसको संपीड़ित करना है कि बाद में बाह्य बल हटा दो तो वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, पुनः अपने प्रारंभिक विमाओं को ग्रहण कर ले। ऐसा नहीं कि संपीड़ित कर दिया परमानेंटली उसको चिपका दिया, या आपने उसको विस्तृत किया परमानेंट उसको खींच के तार बना दिया, ऐसा नहीं करना। प्रत्यास्थ सीमा तक, प्रत्यास्थ सीमा वह सीमा होती है जहां पर बाह्य बल हटाने के बाद वह पुनः अपनी विमाओं को प्राप्त कर ले। तो प्रत्यास्थता सीमा में या प्रत्यास्थता सीमा के लिए, प्रत्यास्थता सीमा के लिए वस्तु का संपीड़न, क्या हम बोले स्प्रिंग या तार का संपीड़न, किसी वस्तु किसी स्प्रिंग के लिए लिख लो, स्प्रिंग का संपीड़न या विस्तरण, खींचने को विस्तरण बोलते हैं, संपीड़न या विस्तरण, प्रत्यास्थता सीमा के लिए किसी स्प्रिंग का संपीड़न या विस्तरण, ठीक है ना, प्रत्यानयन बल के समानुपाती होता है। अब ये क्या नई चीज आ गई, प्रत्यानयन रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल जिसको Fs से डिनोट करते हैं के समानुपाती होता है। स्प्रिंग के लिए संपीड़न या विरलन विस्तरण प्रत्यास्थता बल प्रत्यानयन बल के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता सीमा के लिए किसी स्प्रिंग का संपीड़न या विस्तरण प्रत्यानयन बल Fs के समानुपाती होता है, अर्थात Fs समानुपाती -x लिखते हैं, माइनस कारण बताऊंगा क्योंकि जो प्रत्यानयन बल और जो संपीड़न या विस्तरण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए माइनस चिन्ह आता है। और जब माइनस चिन्ह ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक लिया जाता है k -kx, Fs बराबर -kx। और ये माइनस चिन्ह तो बता रहा है कि Fs और x की दिशा विपरीत है और k को बोला जाता है स्प्रिंग नियतांक। k क्या है बेटा आपका स्प्रिंग नियतांक, कि उस किस पदार्थ की बनी है। अब देखो बल विस्थापन आरेख से हम ऊर्जा की बात करेंगे। बल विस्थापन आरेख से प्रत्यास्थता सीमा वाले केस में हम विस्थापन x और Fs के बीच एक ग्राफ देखते हैं कि जैसे जैसे अपन
स्प्रिंग पे बल बढ़ाते हैं, जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा प्रत्यानयन बल बढ़ेगा एक सीमा तक, और उसके बाद क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना। तो मैं यहां तक देखूं कि यहां पे मेरा विस्थापन, यहां तक विस्थापन x है और बल जो है वो प्रत्यानयन बल Fs है यहां पे। ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वही ऊर्जा होगी, कार्य होगा। ठीक है ना। बल विस्थापन आरेख द्वारा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं W की बात करूं यहां पे, तो ये त्रिभुज देखो एक समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो W बराबर 1/2 आधार कितना है x, ऊंचाई कितनी है Fs, और Fs का परिमाण कितना है यहाँ पे, Fs का परिमाण कितना है kx, इसमें माइनस नहीं लगाना। तो W बराबर सूत्र आ गया 1/2 इंटू x इंटू kx, अर्थात W बराबर 1/2 kx स्क्वायर। और ये जो कार्य होगा वही स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसको U से निर्देशित करते हैं। U बराबर 1/2 kx स्क्वायर। यह जो कार्य होगा वही स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये सूत्र निकालना होता है हमें असली समीकरण संख्या 2, इसको समीकरण संख्या 1 बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो हमने बल विस्थापन आरेख से भी ऊर्जा निकाल ली, इस तरह से याद कर लेते हैं। U बराबर 1/2 kx स्क्वायर, ये आपका प्रत्यानयन बल है। देखो एक जनरल बात करते हैं। एक स्प्रिंग इधर किसी दृढ़ दीवार से बंधी है, दो दीवारें हैं यहां तक, ये आपकी माध्य स्थिति है। आपने बोला था ना Fs और x विपरीत दिशा में कैसे हैं। मान लो आपने इसको संपीड़ित किया, कितना संपीड़ित किया, x की दिशा किधर, इस दिशा में, इस पे जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो इस दिशा में। ठीक है ना। संपीड़न के विपरीत दिशा में, बाह्य बल ऐसे लगाया, प्रत्यानयन बल इसमें इस दिशा में उत्पन्न होगा, विपरीत दिशा में। मान लो आपने उसको विस्तारित किया, यहां तक x, कौन सी दिशा में, x की दिशा इधर, प्रत्यानयन बल संपीड़न इसके विस्तारण के विपरीत दिशा में Fs। तो इस स्थिति में देखो Fs अंदर की तरफ, विस्थापन बाहर की तरफ। इस स्थिति में विस्थापन अंदर की तरफ, प्रत्यानयन बाहर की तरफ। प्रत्यानयन बल हमेशा विस्थापन के, संपीड़न या बेलन या विथलन जो भी आप बोलते हैं उसके विपरीत दिशा में होगा। ठीक है। तो इस तरह से अपन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।